सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो अनिका और स्टीफन कुछ मेहमानों को चित्राल छोड़ने के लिए सुबह 6 बजे जा चुके थे। अगरचे मेरे कहने पर स्किना बाजी सुबह सवेरे हर रोज़ आवाज़ देती थी, लेकिन कभी गहरी नींद में होने की वजह से मुझे पता नहीं चलता था और कभी थकन की वजह से मैं उठ नहीं पाई। आज कैलाश का एक अहम रिचुअल मिस करके मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन भी मैं सुबह सवेरे नहीं उठ पाई। मुझे सुबह सवेरे उठकर कैलाश वादी में पड़ती हुई सूरज की पहली किरणें देखना थी। मैं फ्रेश हो गई तो स्कीना बाजी के साथ उनके किचन में ही बैठ गई। मुझे अफसरदा देखकर कहने लगी कि परेशान क्यों होती हो, फिर कभी आ जाना और देख लेना। और फिर कहने लगी चलो आज मैं तुम्हारे लिए अखरोट का पराठा बनाती हूँ। इस पर मुझे अपनी एक दोस्त जाहिदा, जिसका ताल्लुक चित्राल से था, याद आ गई। हम बैंक में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो कभी कभार अखरोट का पराठा लेकर आती थी और हम शेयर करके खाते थे। इसके बाद मैंने अखरोट का पराठा कभी नहीं खाया। अलबत्ता मैं अखरोट की रोटी, जो कैलाश वैली की रवायती रोटी है, वो खाना चाहती थी। स्कीना बाजी ने कहा कि किसी दिन वो मुझे अखरोट की रोटी भी बनाकर खिलाएंगी। कैलाश में अखरोट की रोटी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक तो इसके बनाने का प्रोसेस लंबा है, इसको बगैर ओवन के रवायती तरीके से बेक करके बनाया जाता है, और फिर ये महंगी भी है और ख़ास तौर पर फेस्टिवल के दिनों में टूरिस्ट को फ़रोख्त करने के मकसद से बनाई जाती है। अलबत्ता अखरोट का पराठा अक्सर घरों में नाश्ते में मेहमानों के लिए बनाया जाता है। बाजी पराठा बना रही थी और मैं उनके पास बैठकर कैलाश मज़हब और कल्चर को जानने के लिए सवाल पूछने लगी। उनके साथ रहकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जैसा मीडिया पर उनके रहन सहन और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तौर तरीक़ों के बारे में बताया जाता है, उसमें 10% भी सच्चाई नहीं। हत्ता कि एक ड्रामा भी बनाया गया था और उसमें भी बहुत ज़्यादा मुबालगाराई की गई थी, जबकि उनका तर्ज़ ज़िंदगी बाकी पहाड़ी दही इलाकों की तरह का ही है। कैलाश का विज़िट करके आने वाले लोग बहुत सी बातें जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कैलाश लोगों के साथ जोड़ देते हैं कि उनका रहन सहन ऐसा है, वैसा है, वो ये खाते हैं, वो नहीं खाते, वगैरह वगैरह। हाँ, मजहबी तौर पर बहुत कन्फ्यूजन है, जिसकी एक वजह यह है कि कैलाश के लोगों को खुद भी ठीक से मालूम नहीं। कैलाश लोगों की रोज़ाना अदा की जाने वाली कोई मजहबी दुआएं या नमाजें नहीं हैं। रोज़मर्रा इबादत के लिए इस्लाम, मसीहत, यहूदियत या दूसरे मज़ाहब की तरह नमाजें, दुआएं या पूजा पाठ करने का कोई वक्त और दिन भी मुकर्रर नहीं है। इस्लाम या मसीहत की तरह बाकायदा रोज़ा सीज़न भी नहीं है, लेकिन फेस्टिवल के दिनों में रोज़ा रखा जाता है, जो सिर्फ चंद लोग ही रखते हैं। सबके लिए रोज़ा रखना लाजमी या फ़र्ज़ नहीं है। फेस्टिवल, बच्चों की मखसूसियत, कफन दफन पर ही खास मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं, लेकिन रोज़मर्रा इबादत का निज़ाम नहीं है। Amuka bujana ta kaya mais ta kisa richotro pari goya mais समय मन करो के पारो ता इष्ट। मैंने तहारत के निज़ाम के बारे में भी पूछा। मेरे लिए कैलाश ख़वातीन की तहारत का तस्वुर ज़्यादा अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैंने इसी से मिलते जुलते औरत की तहारत के निज़ाम के बारे में बाइबल मुक़द्दस अहद अतीक में भी पढ़ रखा था, जो पहले तो मुझे नाकाबिल अमल लगा था, लेकिन मज़ीद पढ़ने से मालूम हुआ कि उस वक्त सफाई सुथराई के नुक्ता नज़र से ये निज़ाम राइज किया गया था। बाइबल या बाइबल के रस्म व रवाज का मुताला करते हुए ख़वातीन के मखसूस माहाना अय्याम में किसी अलग जगह पर जाने का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन तहारत का निज़ाम बहुत सख्त था, जिसके मुताबिक ख़ास अय्याम में किसी लड़की का ख़ानदान के साथ रहना मुमकिन नहीं लगता। हमने बिशाली यानी कि कैलाश के मैटरनिटी होम के बारे में भी बात की। कैलाश के हर गांव में बिशाली है, जहां पर ख़वातीन अपने मखसूस अयाम में चली जाती हैं। वहां उनकी सहूलत के लिए हर चीज़ मुहैया की जाती है। इसके बारे में मैंने मीना गुल से ज़्यादा तफसील से बात की। जब तक एक लड़की बिशाली में रहती है तो उसके घर वाले उसको खाना देकर आते हैं, लेकिन इमारत के अंदर नहीं जा सकते। खाना बाहर एक मखसूस जगह पर रख दिया जाता है। हामला ख़वातीन दौरान हमल सारा वक्त घर पर गुजारती हैं, लेकिन डिलीवरी के वक्त उनको भी बिशाली लाया जाता है और बच्चा पैदा होने के 10 दिन बाद चंद मजहबी रसूमात अदा करके वो वापस घर चली जाती है। मखसूस अय्याम में ख़वातीन के अलग रहने का जिक्र हिंदुइज़्म में भी मिलता है, जैसा कि फ़िल्म पैडमैन में भी दिखाया गया है कि लड़कियां मखसूस अय्याम में अपने ही घर में एक अलग किए हुए एरिया में रहती हैं और इस दौरान वो सोशल गैदरिंग नहीं करती। मुझे लगता है कि कदीम इसराइलियों में भी ऐसा ही किया जाता होगा। बाइबल की कदीम इसराइली रस्म व रवाज में ख़वातीन को मखसूस अय्याम के बाद
और बच्चा पैदा होने के 1 महीना या 40 दिन बाद ख़ास रसूमात अदा करना होती थी। इसके बाद ही वो क्लीन करार दी जाती थी। चूँकि मैं बाइबल के कदीम रस्म व रवाज के बारे में जानती थी, इसलिए मुझे इसमें काफ़ी मुमासलत लग रही थी। और सकीना आपा जी ने भी मुझे बताया कि आपकी बाइबल में हमारी बहुत सी मजहबी रस्में हैं जो हम मानते और अदा करते हैं। मैंने मीना गुल से कहा कि अजीब नहीं लगता कि इस हालत में लड़कियों को अछूत समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर वो कहने लगी कि इसमें अजीब क्या है, अच्छा है कि लड़कियों को इस हालत में घरेलू कामकाज से आराम मिल जाता है। फिर मैंने कहा कि ऐसी हालत में लड़कियां फेस्टिवल में भी तो नहीं जा सकती। तो इस पर वो कहने लगी कि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, सारा साल फेस्टिवल होते रहते हैं, वो किसी दूसरे फेस्टिवल में जा सकती हैं। वैशाली में रहने से खुदा भी तो खुश होता है। मीना गुल बहुत कम गोर थी और बहुत दो टोक बात कर रही थी। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन वैशाली में रहना उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए खुशहाली और सलामती की अलामत होगा, और ऐसा करके वो यकीनन कोई मजहबी रिचुअल अदा कर रही हैं जिस पर उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। अलबत्ता मखसूस अयाम में आराम वाली बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। हाँ, ये सही है बहन जी, पसंद के सही है, पसंद का शादी सही है, क्योंकि पसंद का शादी नहीं होता तो फिर मसला है। कैलाश में अरेंज मैरिज का रिवाज नहीं है, इसलिए डाउरी यानी कि जहेज का भी रिवाज नहीं है। इसके बजाय कैलाश के लोग लड़के और लड़की की बाहमी रजामंदगी और प्यार मोहब्बत को तरजीह देते हैं। सकीना बाजी ने मुझे नसीहत की कि मैं पसंद से ही शादी करूं। उनको उर्दू बोलनी आती थी, लेकिन कुछ बातों की वो वजाहत ठीक से नहीं कर पाती थी। कहने लगी कि शादी बजाते खुद कुछ नहीं होती। मुझे ऐसे लगा जैसे वो कहना चाह रही हैं कि शादी सिर्फ मोहब्बत में ही करनी चाहिए, मोहब्बत ही सब कुछ होती है। और अगर ये कहा जाए कि शादी का दूसरा नाम मोहब्बत है तो गलत नहीं होगा। फिर चाहे आप किसी लड़की और लड़के के मिलाप को शादी कहें या फिर मोहब्बत। शादी पर बात करते हुए मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह रिश्ता बेचकर शादियां तय करने का रिवाज ना होने के बराबर है। ना ही सोशल मीडिया पर बताए गए तरीके से शादी होती है कि लड़की किसी फेस्टिवल में किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ भाग जाती है। किसी भी कैलाशी लड़की लड़के में मुकम्मल रजामंदी, अंडरस्टैंडिंग और प्यार मोहब्बत के परवान चढ़ने से ही शादी होती है। ये भी लड़की और लड़का खुद फैसला करते हैं कि उनको कब शादी के रिश्ते में बंधना है। दोनों की बाहमी रजामंदी से लड़का लड़की को अपने घर ले आता है। शादी की कोई माशरती या कानूनी रस्म नहीं होती। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद लड़के के वालिदैन लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं और लड़का लड़की के वालिदैन को कुछ तहाइफ देता है जो कि देना लाजमी है, लेकिन वो अपनी हैसियत और अपनी मर्ज़ी से तहाइफ देता है। लड़की का बाप डिमांड नहीं करता। एक लिहाज से इन तहाइफ की अहलाकी और कानूनी हैसियत भी होती है। इसके बाद अगर दोनों ख़ानदान चाहें तो किसी ज़ियाफ़त का अहतमाम भी कर सकते हैं और कुछ लोग बाकायदा बारात लेकर लड़की के घर जाते हैं। बाद अज़ां अगर मियाँ बीवी चाहें तो वो अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके लिए लड़की के बाप को लड़के को वो सारे तहाइफ जो किसी जानवर, खेत, फलदार दरख्त या रकम की सूरत में दिए गए होते हैं वो वापस करने होते हैं। या अगर लड़की किसी दूसरे शख्स से शादी करना चाहती है तो उस शख्स को वो तमाम तहाइफ पहले शौहर को दुगने करके वापस करना होते हैं। इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और अहम फैसला लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना होता है। अब ये फैसला गलत साबित होता है या नहीं, लेकिन इसमें किसी मर्द और औरत की मर्जी और पसंद का शामिल होना सबसे ज़्यादा अहम है। अगर वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी औलाद ये फैसला करने के काबिल नहीं है तो सवाल औलाद पर नहीं वालिदैन पर उठता है कि उन्होंने क्या तरबियत की है कि शादी की उम्र तक पहुंचने पर भी उनकी औलाद ये फैसला करने के काबिल नहीं है, जबकि कैलाश के वालिदैन अपने बच्चों को ये फैसला करने के काबिल समझते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब शादियां लड़के और लड़की की मर्जी से ही होती हैं। सकीना आपा जी ने बताया कि चंद दहाइयाँ पहले ज़बरदस्ती की शादियां भी होती थीं। वालिदैन नाबालिग बच्चियों की शादियां भी कर दिया करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन तब भी अगर लड़की बालिग है तो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसकी शादी करना अहलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता था। कैलाश के लोग अहलाकियात के बहुत पाबंद हैं और अहलाकियात को उनके नज़दीक कानूनी और शरई हैसियत हासिल है, क्योंकि उनके पास तहरीरी और शरई कानून मौजूद नहीं हैं, बस रवायात हैं और अहलाकियात हैं जिनकी वो हत्ता अल मकान पासदारी करते हैं। मुझे कैलाश के रस्म रवाज का मुशाहदा करते हुए कदीम इसराइलियों के बाइबल के रस्म रवाज भी देखने को मिले। इसराइलियों में भी बालग लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं की जा सकती थी।
اس لیے اگر کوئی باپ کسی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تو کم عمری میں اس کا رشتہ طے کر دیا جاتا یا پھر شادی کر دی جاتی تھی، کیونکہ نابالغ بچی پر باپ کو پورا اختیار ہوتا تھا۔ کیلاش میں اب ایسی کم عمری میں زبردستی کی شادی کا رواج کافی حد تک دم توڑتا جا رہا ہے، لیکن زبردستی کی شادیوں نے اب ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، وہ ہے محبت کا جال۔ کم عمر بچیوں کو محبت کے نام پر مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور پھر شادیاں کر لی جاتی ہیں۔ مینا گل نے بتایا کہ جب جب ایسا ہوتا ہے تو گھر میں جیسے ماتم کا سا سما ہوتا ہے۔ باجی آپ کی نام کیا ہے؟ شیزا۔ بہت پیارا نام۔ آپ کا کیا؟ میرا نام اختر مینا۔ اختر مینا؟ ہاں اچھا، آپ مینا کی بہن ہو؟ ہاں نا۔ آپ کا نام میں نے سنا تھا، آپ کو ابھی دیکھا ہے۔ سکینہ باجی کی رشتہ دار ایک بچی اختر امینہ ان کی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اخروٹ کے پراٹھے کے ساتھ گھر کے باغیچے سے ٹماٹر اور پیاز توڑ کر اختر امینہ نے انڈے کی بھجیا بنائی، اور اس طرح ایک سادہ، آرگینک اور مزیدار ناشتہ میں نے سکینہ باجی کے ساتھ کیا۔ اکثر باجی ہم سے پہلے ہی ناشتہ کر لیتی تھی، لیکن آج چونکہ میں گھر پر اکیلی تھی تو باجی نے میرا ساتھ دیا۔ ساتھ میں انہوں نے مجھے ہمیشہ سمارٹ رہنے کے لیے بہت سی ٹپس بھی دیں۔ بلوٹنگ، بیلی فیٹ اور پوسٹ پریگننسی بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے بہت سے آرگینک طریقے بھی بتائے۔ ناشتے کے بعد باجی سکینہ اپنے باغیچے میں کام کرنے لگی۔ میں نے بیوگی کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 7 دن تک وہ اپنے منہ کو چھپائے رکھتی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ بشالی چلی جاتی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، بلکہ کمرے کے ایک کونے میں پردہ لگا دیا جاتا ہے اور بیوہ عورت کے کھانے کے تمام برتن الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس دوران بیوہ عورت اپنے تمام زیورات، جس میں خاص طور پر موتیوں کی مالائیں شامل ہوتی ہیں، وہ اتار دیتی ہے۔ 7 دن کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ مذہب تبدیلی پر بات کرتے ہوئے سکینہ باجی نے بتایا کہ کیلاش میں تبلیغ کے لیے کئی مذہبی گروہ سرگرم ہیں۔ کچھ کا مقصد 3000 کیلاشیوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنا ہے، اور کچھ کا کیلاشیوں کے ساتھ فوٹو سیشن کر کے اپنی غیر ملکی مذہبی تنظیموں سے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ کیلاش کے لوگ دونوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ کچھ مذہبی گروہ چھوٹے بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور اکثر ان بچوں کو ان کی رضامندی سے اغوا بھی کر لیتے ہیں۔ کیلاش کے لوگ چونکہ اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کی حکومت سے درخواست ہے کہ اگر کسی نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی بھی ہے تو وہ بالغ لوگوں میں کریں، اور اگر وہ مذہب تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نابالغ بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ محض 3000 آبادی کی کمیونٹی کو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ہم مذہب لوگ مذہب کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسری طرف تبلیغ کرنے والے مذاہب کے لوگ کیلاش کے لوگوں کی اخلاقیات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی محنت وہ تبلیغ کرنے میں کر رہے ہیں، اگر اس سے 90% کم محنت وہ اپنے آپ پر یا اپنے ہم مذہب پر کریں تو خود اپنے دین کے مطابق سچے دیندار بن جائیں گے۔ کفن دفن کی سیلیبریشن پر بات کرتے ہوئے سکینہ باجی نے مجھے بتایا کہ اس موقع پر بہت اچھا کھانا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام قریبی رشتہ دار یا پھر آس پڑوس کے لوگ کرتے ہیں۔ کیلاش میں شادیوں پر خرچ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی کے مرنے پر چیزوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار نے کوئی بکرا دیا ہے تو اس کے خاندان کے کسی فرد کے مرنے پر دوسرا خاندان بھی بکرا ہی دے گا، اور اسی طرح کھانے پینے کی دوسری اشیاء کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ کیلاش میں ماتم والے گھر کی اہمیت دیکھ کر مجھے بائبل کی ایک آیت یاد آ گئی۔ ماتم کے گھر جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ ہاں جی باجی ہاں جی ہاں جی ایمرجنسی کالیں ملا رہے ہو ہیں؟ وہ اپنی ویڈیوز دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ شرجیل اب میرے ساتھ بہت فرینڈلی ہو گیا تھا۔ 1.5 سالہ بچے کی اخلاقیات دیکھ کے میں حیران تھی۔ میرا ہیٹ اور سن گلاسز اسے بہت پسند آئے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس کو لینے کی ضد نہیں کرتا تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہننے کے بعد مجھے واپس کر دیتا تھا۔ میں شہر کے پڑھے لکھے والدین کے بچوں کو اپنے موبائل فون میں سے کچھ بھی دکھانے سے گریز کرتی ہوں، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے اپنے فون میں سے کچھ دکھا دیا تو آپ کے فون کی وہ جان نہیں چھوڑیں گے۔
उनके वालिदैन ने भी माशाल्लाह अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से रखा होता है कि आपका फ़ोन वापस लेने की बजाय आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो जो भी आता है उसके फ़ोन पर कब्ज़ा कर देता है। पता नहीं इतनी शर्मिंदगी की बात वो इतने फ़ख्र से कैसे बता रहे होते हैं। शर्जील मेरे सन ग्लासेस और हैट पहनकर बहुत खुश हो रहा था। मैंने उसकी फ़ोटोज़ बनाई तो वो और ज़्यादा खुश हुआ। शाम तक अनिका घर आ चुकी थी और मैं शर्जील का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ ईमेल्स चेक करनी थी, घर वालों से बात करनी थी और व्हाट्सएप पर ज़रूरी मैसेजेस भी देखने थे। पिछले कई दिनों से मेरा राब्ता नहीं हुआ था क्योंकि कैलाश में जिस सेलुलर कंपनी की सिम मैं इस्तेमाल कर रही थी वो वहाँ नहीं चलती। शर्जील ने एक दिन भी मेरा फ़ोन मांगने की ज़िद नहीं की। जब कभी भी मैंने उसको फ़ोन में से उसकी तस्वीर दिखाई तो स्कीना बाजी ने मना किया कि नहीं, इसको नहीं पकड़ाना, ये तोड़ देगा।